लिया था कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, ये कर लिया था। यस और नो? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन किए थे, याद है क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं? जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो, इंक्रीज होता है। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। थैंक यू सो मच। चलो अब हम करेंगे रेट लॉ। नेक्स्ट है रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ठीक है, कि आपने ये देखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर किसी उससे चेंज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, किसी भी टर्म से चेंज हो रही है तो कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है। एक मिनट रुको। ओके, सो मैंने आपको बोला कि रेट लॉ आपको ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके उस पे डिपेंड करता है। इसमें ये कहता है सपोज ए और बी आपके रिएक्टेंट्स हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा ये आपके रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट हैं, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब सपोज करो इसका कोई कॉफिशिएंट है, मान लो इसका कॉफिशिएंट स्मॉल ए है और इसका कॉफिशिएंट स्मॉल बी है, तो रेट लॉ कहता कि ठीक है रिएक्टेंट पे डिपेंड तो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो कॉफिशिएंट्स यहाँ पर हैं वही इसके कॉफिशिएंट्स होंगे। वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये x a के इक्वल भी हो सकता है और y b के भी इक्वल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू दिस। मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, राइट?
तो आप किसी भी रिएक्शन के बैलेंसिंग देख के, उसके कोफिशिएंट्स देख के रेट लॉ के पावर्स को नहीं असाइन कर सकते कि क्या होगा। आपको ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करना होता है। अब हम जाके एक्सपेरिमेंट्स तो कंडक्ट कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दी होती हैं और हमने क्वेश्चन में इन पार्ट्स को निकालना होता है। ठीक है, इससे पहले आप पहले रेट लॉ का वो लिख लो, डेफिनेशन लिख लो कि जो रेट लॉ है, रेट लॉ is the expression in which is the expression in which reaction rate is given in reaction rate is given in terms of molar concentration, terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power which may or may not be same, which may or may not be same as the stoichiometric coefficients, as the stoichiometric coefficients of the reacting species in the balanced equation. ठीक है, of the reactant species in the balanced equation. ठीक है, तो ये रेट लॉ का एक डेफिनेशन है कि वो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करता है रेट लॉ, और कुछ पार होती है उसकी, लेकिन वो पार डायरेक्टली आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को देखकर नहीं लिख सकते हो, आपको वो चेक करनी पड़ती है कि एक्सपेरिमेंटली क्या ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कि कैसे उसको यूज करना है। कुछ हुआ क्या? मेडिकल, 12th मेडिकल रोज, चलो अब देखो इस चीज को कैसे हम प्रूव कर रहे हैं। ये कहता, सपोज एक टेबल सा आप बनाओ, इसमें हम वैल्यूज लिखेंगे। जैसे मैंने कहा अब एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करना है, तो एक्सपेरिमेंट तो हम कर नहीं सकते, मगर हमारे को ऐसे टेबुलर वैल्यूज दी होंगी जिनको यूज करके हमने उनके जो पार्स हैं वो डिटरमिन करनी है कि एक्चुअल डिपेंडेंस क्या है, कंसंट्रेशन टर्म की पार कितनी होगी जिसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन वेरी कर रहा है।
अब देखो, आपके पास एक रिएक्शन दिया है 2NO प्लस O2, दिस गिव्स 2NO2, 2NO2। ठीक है, अब इस रिएक्शन में अगर मैं रेट लॉ लगाती हूं तो रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO, ये रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये रिएक्टेंट। ठीक है, और अगर मैं इनके कंसंट्रेशन के कोफिशिएंट्स को लिखूं तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। लेकिन जैसे हमने बोला कि हमें इन्हें वेरीफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअल डिपेंडेंस ऐसे है या नहीं है, तो उस वेरिफिकेशन के लिए हम ये जो टेबल की वैल्यूज हैं उनसे इसको कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे करते हैं इसको कैलकुलेट? इस पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलता है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलता है, बैक एक्सरसाइज में भी 3-4 क्वेश्चन है। ये थ्योरी वाले पार्ट में ऑलरेडी इन ये चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे देखना है NO की डिपेंडेंस और O2 की डिपेंडेंस, और देखना है कि इस पे क्या चेंज। जैसे मान लो, मैं जनरल आपको बताती हूँ, मान लो आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, अभी ऑक्सीजन की पावर 1 है अगर, तो होना क्या चाहिए कि अगर आप ध्यान से देखना बेटा, अगर आप मान लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 को डबल करते हो, क्योंकि ये 1 मार्कर ऐसे भी आता है कि अगर आप किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करते हो तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? डबल किया मैंने, यहाँ 2 कर दिया, 2 को इस पार के साथ सॉल्व करो तो 2 रेज टू पावर 1 2, तो रेट भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये तब हुआ जब आपके यहाँ पर ये पावर 1 थी। सपोज करो इसकी पावर यहाँ 2 होती, तब क्या चेंज होता? तब आप अगर इसकी कंसंट्रेशन डबल कर रहे होते और पावर 2 होती तो इसके रेट पे क्या फर्क पड़ना था? 2 रेज टू पावर 2, 4 टाइम्स हो जाना था। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी चेंज आपको बोला जाए, रेट लॉ लिखते होते जो भी चेंज बोला जाए उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते, ट्वाइस बोला, थ्राइस बोला। ठीक है, और इस पार के साथ सॉल्व करके आपको पता चल जाता है कि कंसंट्रेशन के इस चेंज से रेट पे क्या फर्क पड़ा है। कंसंट्रेशन डबल की है, कंसंट्रेशन डबल की और रेट भी डबल हो गया तो मतलब पावर 1 है। कंसंट्रेशन डबल की लेकिन रेट 4 टाइम्स हो गया तो मतलब पावर 2 है। ठीक है, तो ऐसे आपको इन कंसंट्रेशन टर्म्स की पार को डिटरमिन करना होता है, ये देख के कि आपकी कंसंट्रेशन में जो भी चेंज आपने लाया है उससे रेट में क्या चेंज आया है। ठीक है, डबल जरूरी नहीं है, आप थ्राइस भी कर सकते हो। मान लो अगर मैंने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन का 3 टाइम्स कर दिया और यहाँ पर इसकी पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? रेट इसका 3 का स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको छोटा सा क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पर तो हम पूरा टेबल को यूज कर रहे हैं, मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि ऐसा होता है। इससे पता लगता है कि अच्छा, कंसंट्रेशन चेंज की तो रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब पावर क्या होगी। इसके लिए क्या करना है हमने? अब 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन एक टाइम पे हम एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने कोई भी 2 केसेस चूज करने हैं। 4 एक्सपेरिमेंट्स है ना, 2 एक्सपेरिमेंट्स हमने चूज करने हैं, उनमें से उसमें एटलीस्ट कोई भी एक रिएक्टेंट या तो NO या तो O2 कट जाना चाहिए, सेम कंसेंट्रेशन होनी चाहिए। 2 हमने केसेस लेने हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 1 और 3, तो आप 1 और 3 में देख रहे हो NO की कंसंट्रेशन सेम है लेकिन ऑक्सीजन की वेरी कर रही है। तो हमने हमेशा ऐसे 2 केसेस चूज करने हैं जिसमें एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो। ठीक है, और फिर ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेट हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, हमेशा बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर लिखती हूँ, छोटी वाली वैल्यू को नीचे लिखती हूँ, ताकि मेरे को डेसिमल में आंसर ना मिले, वो इजी हो जाता है। ठीक है, करने को तो आप एक्सपेरिमेंट 1/3 भी कर सकते हो, पर मैं इसमें देखूंगी कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट 3/1 करती हूँ तो मेरे को ये
डेसिमल में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसमें एक्सपेरिमेंट 3 को एक्सपेरिमेंट 1 से डिवाइड करूंगी। इसमें मेरे पास किस किस चीज की वैल्यू है? एक है NO की कंसंट्रेशन, ठीक है, एक है मेरे पास O2 की कंसंट्रेशन और एक है मेरे पास रेट, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट 1 में NO की कंसंट्रेशन है 0.30, 3 में भी और 1 में भी, ठीक है। ऑक्सीजन की यहाँ है 0.60 और यहाँ है 0.30 और रेट की है 0.192 अपॉन 0.096, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो आपका ये NO है ये तो खत्म, आपको मिलने वाला है रिलेशन बिटवीन रेट एंड ऑक्सीजन, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2, ठीक है। आपको पार चेक करनी है कि ऑक्सीजन की क्या है, ये पार हो गई x, ठीक है। अब 2 रेज टू पार x और यहाँ आएगा 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पार 1, ठीक है। इससे हमें x की पार मिल जाएगी 1। समझ आया इतना? राइट डाउन। देखो ये क्वेश्चन जैसे पहले मैंने बताया ना, आप ओरली फिर भी कर पाओगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे लिख ही नहीं पाते हैं कि लिखना कैसे है। तो आपने ये 2 एक्सपेरिमेंट कोई भी एक चूज करना है जिसमें एक पूरा कट जाए और आपको रेट और ऑक्सीजन का इसमें कंसंट्रेशन का पता चल रहा है, और इन दोनों को जिसका पता करना है उसकी पार A B वॉटेवर आपने लिख देनी है, और दूसरे को बेस सेम रख के इनकी पार्स को कंपेयर कर लेना है। ऐसे ही हमने फिर NO2 की भी निकालनी है, तो फटाफट लिखो इसको। लिखो, मैंने इरेज करना है फिर NO2 के लिए बनाना है। ट्वेल्थ नॉन मेडिकल आपका एक फैन नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे वही दिख रहा है। चलो बेटे, अब नेक्स्ट आपको NO2 के लिए करना है। तो अब हमने ऐसा देखना है जिसमें O2 कट जाए, क्योंकि O2 के साथ तो हमने रिलेशन बना दिया। अब हमने ऐसा देखना है जिसमें O2 कट जाए और हमें रेट का NO के साथ रिलेशन मिल जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखो कौन सा ले, इसमें O2 काटना है ना, मान लो 4/3 भी ले सकते हो, 4/2 सॉरी, नहीं O2 काटना, हाँ 4/2 या 2/1 भी ले सकते हो। 2/1 ले लेते हैं, एक्सपेरिमेंट 2/एक्सपेरिमेंट 1, कोई भी आप अपनी चॉइस का ले सकते हो, पर उसमें वो कटना चाहिए। 2 और 1 में ये इस वक्त O2 कट जाएगा, ठीक है, और
NO की वैल्यू 0.60 अपॉन 0.30 हो जाएगी। O2 दोनों में 0.30 अपॉन 0.30 है और रेट है 0.384 अपॉन 0.096। ठीक है, ये रेट है। अच्छा, अब इसमें ये तो चला जाएगा 2 से, ये पूरा कट हो जाएगा और ये जाएगा 4 से। ठीक है, अब पार हमें चेक करनी है NO की, तो हम इसको लिख देंगे 2 रेज टू पार y, कि मुझे इसकी पार पता करनी है। एंड बेस सेम रखना है, तो 4 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पार 2, तो मुझे y यहाँ मिल जाएगा 2। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमिन कर सकते हैं पार्स जो है कंसंट्रेशन टर्म्स की। लिखो इसको। ठीक है, ये y आ गया इसमें 2। ओके, नेक्स्ट अब ये जो पार्स हैं, अब जब तक आपको एक्सपेरिमेंटली चीजें नहीं दी होंगी तब तक तो आप अपने आप तो पता नहीं लगा सकते हो, वो आपको या तो लर्न करने पड़ते हैं जो एनसीईआरटी में दी है वो एटलीस्ट, या फिर ऐसे ही निकाल सकते हो। मतलब ये खुद से नहीं या बैलेंसिंग से नहीं बताई जा सकती। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लिख लिया सबने? कोई किसी वेट करूं? रेज योर हैंड्स इफ एनीबॉडी इज राइटिंग। अच्छा, चलो लिखो बच्चा। डन। चलो नेक्स्ट, अब ये जैसे ये कहता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करने के बाद जो हम निकालते हैं रेट लॉ, उसमें जो सम ऑफ पार्स होती है कंसंट्रेशन टर्म्स की, उसको ऑर्डर बोलते हैं। मतलब हमने रेट लॉ निकाल लिया, अब हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें ए और बी के कोफिशिएंट्स क्या हैं। तो ये जो भी कोफिशिएंट्स हमने रेट लॉ में निकाले हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किए हैं, उनको ऐड कर देंगे तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, राइट डाउन सम ऑफ पार्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सम ऑफ पार्स ऑफ concentration of the reactants is the rate law expression, is the rate law expression
is called, बस in the rate law expression लिख लो, is called order of reaction. ठीक है, कि बस यहाँ पर ये जो हमने रेट लॉ लगाया तो x प्लस वाई जितना भी पार है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, सम ऑफ पार्ट्स जो भी है. अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा भी हो सकता है. ठीक है, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद है कि एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन हम उसको बोलते हैं जो एक ही स्टेप में होता है. एलिमेंट्री रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, which takes place in one step, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन. और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, complex reaction which takes place in multiple steps, which takes place in multiple steps. ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. फिर नेक्स्ट हमें यूनिट निकालनी होती है. ठीक है, ये जो रेट कांस्टेंट है यहाँ पर के, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसकी यूनिट के ऊपर. ठीक है, कि कैसे आप यूनिट निकाल सकते हो. तो नेक्स्ट हेडिंग दो, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, के की यूनिट्स कैसे निकालोगे. ठीक है, तो ये कहता है जैसे ये एक्सप्रेशन है रेट इज इक्वल टू के और यहाँ पर जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है हमारे पास. ठीक है, रेट क्या होता है, रेट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, दिस इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर. ठीक है, अब अगर मान लो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट लिखा है, यहां लिख दो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पार जीरो, एनीथिंग रेज टू पार जीरो इज वन. ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट है मोल पर लीटर पर सेकेंड और जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन की पार आ जाएगी जीरो. ठीक है, ऐसे ही आप निकाल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. अब इसमें क्या होगा, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ है आपके पास रेट कांस्टेंट और ये है मोल पर लीटर रेज टू पावर वन. ये तो रेज टू पावर जीरो था तो कट गया, वन आ गया. ठीक है, ये रेज टू पावर वन, अब ये तो रहेगा, इससे ये कट जाएगा और आपके के की यूनिट आ जाएगी सेकेंड इनवर्स. दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के तो यूनिट याद ही कर लेते होते हैं, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन में ना कई बार मेंशन नहीं होता कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, लेकिन रेट कांस्टेंट के यूनिट से पता लग जाता है, क्योंकि आप फॉर्मूलाज पढ़ोगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर. एनसीईआरटी में सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के ही फॉर्मूलाज है. वैसे तो रेट कांस्टेंट के यूनिट किसी भी ऑर्डर के लिए पूछे जा सकते हैं, वो दिया हुआ है जनरल, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हमको वो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आते हैं. उनमें रेट कांस्टेंट की वैल्यूज
यूनिट देख के हम पता कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे सेकंड ऑर्डर के लिए निकालने हो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये मोल पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू के, ये आ जाएगा मोल पर लीटर, ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक कट जाएगा, एक रह जाएगा, और अगर आप दूसरी तरफ इसको ट्रांसफर कर दोगे, ये आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। दिस इज फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इन जनरल किसी भी ऑर्डर के लिए अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना हो, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन रेज टू पावर n। ठीक है, जो भी आपके जितने भी ऑर्डर है वो n में लिख के आप इन जनरल इस फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हो, या सीधे इंडिविजुअली ऐसे भी कर सकते हो। ये जनरल फॉर्मूला दिया है, ये स्पेसिफिकली अगर आपको निकाल के देखना हो तो, पर मैंने आपको बोला इसको और इसको तो वैसे ही याद रख लेना, ताकि आपका टाइम सेव हो और न्यूमेरिकल का ये भी पता चल जाए कि कौन से ऑर्डर का फॉर्मूला लगेगा। ओके, फिर है हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी। लिख लिया? इफ यू स्टिल राइटिंग रेज योर हैंड्स, आई विल वेट, अदरवाइज आई विल मूव। ओके, लिखो। चलो, नेक्स्ट करना है हमने मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी, अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या है ये कहता, जैसे मैंने आपको जब चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी थी, मैंने आपको बताया था कि हम ऐसा ज्यूम करते हैं कि हर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना, वो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं। अब कोलाइड तो ऑलमोस्ट सभी कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सभी नहीं बनाते हैं। जो कोलिजन्स इफेक्टिवली होते हैं वही सिर्फ प्रोडक्ट्स बना पाते हैं। इफेक्टिव कोलिजन के लिए प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मॉलिक्यूलरिटी आपको बेसिकली वो बता रहा है कि जब कोई रिएक्शन हो रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शन जैसे जिसको हम बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो कि एक स्टेप में होता है, उस वाले रिएक्शन में साइमल्टेनियसली कितनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं।
ठीक है, एटम्स भी कोलाइड कर सकते हैं, आयंस भी कोलाइड कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी कोलाइड कर सकते हैं, पर कितनी आइटम्स ऐसी आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड करके इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट बना रही है, वो मॉलिक्युलरिटी होती है। अब इसमें बेस्ट मॉलिक्युलरिटी है दो की, जैसे दो लोगों को लड़ना है तो उनको पता है इसने इसको हिट करना है, इसने इसको हिट करना है। तीन लोग आएंगे तो और कंफ्यूजन होगा कि कौन किसको हिट करेगा। फोर आएंगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो बेस्ट मॉलिक्युलरिटी टू की है, थ्री की भी चलती है, मगर फिर फोर के बाद वो थोड़ा सा उसकी इफेक्टिवनेस कम होने लगती है। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना, जो कोई भाग रहा होता है, चोर भाग रहा होता है, उसको पकड़ रहे होते हैं पीछे से लोग, फिर पीटने लगते हैं, पता चलता है वो पता नहीं किसको पीट रहे होते हैं और चोर निकल जाता है। वैसा ही वाली बात होती है कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं, किसको किसके साथ लड़ना है ये पता ही नहीं होता, बस वो कोलाइड कर रहे होते हैं, तो वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ। लेकिन अगर एक इंसान दूसरे पे के पीछे भाग रहा है, उसको पता है कि मेरे को इसी को पकड़ना है, तो वो जब लड़ेंगे तो उसको पता है मुझे इसको ही पीटना है, ठीक है, फिर कंफ्यूजन नहीं होता। तो इफेक्टिव कोलिजन दो मॉलिक्यूल्स की, मतलब मॉलिक्युलरिटी अगर टू होगी बेस्ट है, थ्री भी चलेगी, उसके बाद कम। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन। The number of reacting species जैसे कि एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, जो सिंगल स्टेप में होता है, टेकिंग पार्ट इन एन elementary reaction which must collide simultaneously, which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity. Chemical reaction is called molecularity. ठीक है, लिखो मॉलिक्युलरिटी। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी का डिफरेंस आता होता है, तो पहले तो एक पॉइंट आप उसकी डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो कि ऑर्डर क्या है, सम ऑफ पार्ट्स है, और मॉलिक्युलरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज व्हिच आर कोलाइडिंग विद ईच अदर साइमल्टेनियसली। ठीक है, और ये एलिमेंट्री रिएक्शन में होता है। अब जैसे आप जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कॉफिशिएंट्स को देख के नहीं बता सकते, वैसे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन भी कॉफिशिएंट्स को देख के नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, ये भी फिक्स्ड रहता है, याद करना पड़ता है। बस ये है कि ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली हमने निकाला था, मॉलिक्युलरिटी जो है वो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स याद करेंगे, जो एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको याद रख लेने। पहला है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है जिसका एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्राइट गिव्स N2 प्लस 2H2O। इसकी डीकम्पोजिशन से दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो इसमें सिर्फ रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो यूनिमॉलिक्यूलर। बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जाम्पल
sorry, this is 2HI gives H2 plus I2, ठीक है। और ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन में 2NO plus O2 gives 2NO2, ठीक है। ये हमें याद रखना पड़ता है बच्चे, एग्जाम्पल्स को याद करना है। यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर। अब देखो, ये कहता अब अगर आपके सामने ये रिएक्शन रख दिया जाए, अब ऐसे तो इसका कॉफिशिएंट्स ये सारे मिला के 10 कॉफिशिएंट्स हो जाएंगे। तो 10 कॉफिशिएंट से इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 है। इसका मतलब अगेन आप कॉफिशिएंट्स को देख के ना ऑर्डर डिटरमिन कर सकते हो ना मॉलिक्यूलरिटी डिटरमिन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैकेनिज्म स्टडी करना पड़ता है। मैंने बताया ये थ्योरेटिकल प्रोसेस है, जैसे आपका जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस थी, ये एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये लिख दिया कि मॉलिक्यूलरिटी 10 नहीं हो सकती है, तो इसमें है कि वी हैव टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन टू नो द mechanism of the reaction to know the molecularity, to know the molecularity, ठीक है। ये मैकेनिज्म थ्योरेटिकली अब हम तो नहीं बना सकते मैकेनिज्म, तो साइंटिस्ट ही बनाते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। तो हमें वो मैकेनिज्म के स्टेप्स कुछ दिए होंगे और उनकी स्पीड बताई होगी कि एक फास्ट रिएक्शन है, अभी बैठ जाओ, अभी 10 मिनट और लगेंगे, डोंट मूव, लिसन केयरफुली, ठीक है। गर्ल्स, मेडिकल रोज बहुत अनरेस्ट चल रहा है तुम्हारी क्लास में, आराम से सुनो, अभी कहीं मत जाओ। देखो, हाँ जी, तो मॉलिक्यूलरिटी को आप एक्सपेरिमेंटली नहीं थ्योरेटिकली बताते हो, उसका आपको जो मैकेनिज्म है वो स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे एक रिएक्शन दी है यहाँ पर, एनसीईआरटी में गिवन है एक रिएक्शन H2O2 की, हाइड्रोजन परऑक्साइड की 2H2O2, ये देता है I नेगेटिव की प्रेजेंस में एल्कलिन मीडियम में टू, हाँ जी, कौन बोल रहा है? माइक ऑफ कर दो, बैठ जाओ अभी 10 मिनट, मैंने बोला तो, जल्दी मत मचाओ अभी। कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट कर दो, मैम बोल रहे हैं, बोलो, ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं, ठीक है। बंद करो अपना माइक। तो H2O2 एल्कलिन मीडियम में वाटर और O2 बना रहा है, ठीक है। और इसका उन्होंने मैकेनिज्म दिया है 2 स्टेप में।
स्टेप 1 में H2O2, स्टेप 1 में H2O2 I नेगेटिव के साथ मिलकर दे रहा है H2O प्लस IO नेगेटिव, और स्टेप 2 में H2O2 इस IO नेगेटिव के साथ मिलकर दे रहा है वाटर प्लस I नेगेटिव प्लस O2। ठीक है, ये 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें से ये वाला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है। अब इसमें 2 चीज नोटिस करो आप। एक तो आपको ये देखना है कि स्लो स्टेप कौन सा है, ऊपर से देखो जो ओवरऑल रिएक्शन है, ये ओवरऑल रिएक्शन है, इसमें कहीं आपको ये इंटरमीडिएट स्पीशीज तो मिल ही नहीं रही है। ऐसे अब आप खुद से तो सोच नहीं सकते कि ऐसा होगा, तो तभी बता रही हूँ कि आपको ऐसे स्टेप्स दिए होंगे, इसमें ये इंटरमीडिएट स्पीशीज बन रही है जो ओवरऑल रिएक्शन में आपको नहीं गिवन है। ठीक है, अच्छा, और ये जो स्लो वाला स्टेप है, इस स्लो वाले स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूलैरिटी में, ध्यान से सुन लो बेटे, 12th नॉन मेडिकल, पे अटेंशन, आई एम स्टिल टीचिंग। हाँ जी, तो मॉलिक्यूलैरिटी में मैकेनिज्म स्टडी करते हैं हम, उसमें स्टेप्स होते हैं मल्टीपल, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं, और उस पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, और लास्ट इसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस आ जाता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, तो जैसे हमने किया था कि ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ, इन रेट लॉ। और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी है नंबर ऑफ atoms colliding simultaneously to give products, to give products। ठीक है, जो ऑर्डर है it could be positive, negative और जीरो, और फ्रैक्शनल। और जो मॉलिक्यूलैरिटी है it can't be negative, जीरो और फ्रैक्शनल, वो हमेशा होगी होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है, और जो ऑर्डर है दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री as well as complex reaction। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलैरिटी है that is applicable only for elementary reactions। ठीक है,
और इसमें आप क्या देखते हो? आप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप देखते हो, जो कि स्लोएस्ट स्टेप होता है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, दिस इज एक्चुअली द स्लोएस्ट स्टेप, और इसी से आपको ऑर्डर भी मिलता है। ठीक है, ऑर्डर इज गिवन बाय slowest step in complex reaction। ठीक है, लिखो इसको। मैडम टाइम ओवर हो गया। ठीक है जी, ओके, बाय, टेक केयर। कोई डाउट्स होंगे, पढ़ना, डाउट्स होंगे तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।